नमस्कार दोस्तों, मैं रामू सर आपके अपने YouTube चैनल श्री एग्री क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ठीक है, जैसे कि मेरे द्वारा एक क्लास डाली गई थी इंट्रोडक्शन। ठीक है, आइए हम आगे अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी बुक लगी है फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स यानी मौलिक आनुवंशिकी। ठीक है, इसका पहला टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम है आनुवंशिकी विज्ञान। क्या नाम है? आनुवंशिकी विज्ञान, यानी कि कह सकते हैं कि द साइंस ऑफ जेनेटिक्स, द साइंस ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो इसकी कुछ हमने पहले क्लास में इंट्रोडक्शन दे दिया था। ठीक है, इसमें हम लोग समझेंगे कि भैया लक्षण यानी कि आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं। आनुवंशिक लक्षण, आनुवंशिक लक्षण। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि आनुवंशिक विज्ञान होता क्या है। आनुवंशिक लक्षण जैसे कि हमने पहले बताया था कि इंट्रोडक्शन क्लास में कि आनुवंशिक लक्षण क्या होता है कि माता पिता के ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं उनको क्या कहते हैं? आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आनुवंशिक विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? आनुवंशिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, आइए हम इसमें कुछ ऐसी चीजें समझते हैं। बात करते हैं जनन। ठीक है, जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता क्या है? जनन। ठीक है, अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। किसी जीव के द्वारा, हम परिभाषा में लिख सकते हैं कि किसी जीव के द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को ठीक है, किसी जीव के द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। जनन या इसी को हम प्रजनन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रजनन। ठीक है, प्रजनन कह सकते हैं, जनन या प्रजनन। ठीक है, उसके बाद आइए हम बात करते हैं कि जो जनन होता है यह कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो जनन होता है यह दो प्रकार का होता है। नंबर एक, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, दूसरा होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। ठीक है, इसको कहेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमारी जनन की कितनी विधियां हो जाती हैं? मुख्य रूप से दो विधियां हो जाती हैं, लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। अब ये लैंगिक जनन किसमें होता है? ठीक है, जैसे मनुष्यों में। ठीक है, और अलैंगिक जनन सभी पेड़ पौधों में और जीव जंतु उसमें सभी पेड़ पौधों में और वनस्पतियों में होता है। ठीक है, अब इसमें लैंगिक जनन में क्या क्या होता है? यहाँ पे कुछ शब्दावलियां आएंगी, जैसे कहा जाए युग्मक, क्योंकि ये शब्दावलियां आगे आने वाली। युग्मक यानी कि गेमेट्स। ठीक है, तो लैंगिक जनन में दो युग्मक होते हैं। एक भैया कौन सा होता है? नर युग्मक। कौन होता है? नर युग्मक। एक होता है मादा युग्मक। ठीक है, तो जो युग्मक होते हैं दो प्रकार होते हैं, एक होता है नर युग्मक, एक होता है मादा युग्मक। ठीक है, नर युग्मक में है ना, नर में क्या बनता है? नर युग्मक बनता है और मादा में मादा युग्मक बनता है। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ पे एक परिभाषा और आएगी, एक शब्द निषेचन।
निषेचन, यहीं पे बता देते हैं निषेचन, जिसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन यहीं पे बता देते हैं कि जब नर और मादा आपस में संलयित होते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। यानी कि निषेचन किसे कहते हैं, जब मेल और फीमेल, है ना, नर और मादा आपस में संलयित होते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि नर युग्मक, है ना, नर युग्मक में क्या होता है, यानी कि नर युग्मक का जो होता है इसमें इसको कहते हैं शुक्राणु, शुक्राणु होता है, और मादा में क्या होता है, इसमें अंडाणु होता है, अंडाणु, अंडाणु यानी स्पर्म और ओवम, ये दो चीज होती हैं, ठीक है। इन दोनों के मिलने से क्या होता है, यहाँ पे बनता है जाइगोट, क्या बनता है, जाइगोट, जिसको कहते हैं युग्मनज, जाइगोट बनता है, ठीक है, जाइगोट यानी कि इसको कहते हैं युग्मनज, ठीक है। यही युग्मनज बाद में वृद्धि और विकास करके एक नए जीव का निर्माण करता है। आनुवंशिकी परिचय एवं संक्षिप्त इतिहास, तो इसका परिचय हमने पहले दे ही दिया, आनुवंशिकी क्या होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसका इतिहास, ठीक है। अब इसमें कहा जाए जो जेनेटिक्स, जेनेटिक्स जो शब्द है यह अंग्रेजी का है ना, इसको क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे आनुवंशिकी, 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 ठीक है। और जो यह जेनेटिक शब्द है किस भाषा का शब्द है, यह लैटिन भाषा का शब्द है, किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। अब इसमें एक इसके पिता कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल है, पहले हमने बता ही दिया। उसके बाद आता है जीन, ठीक है, कि जीन किसे कहते हैं, जीन, है ना। तो जीन की परिभाषा क्या हो जाएगी, यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि जीन से आप क्या समझते हैं, तो जीन किसे कहते हैं, जीन, जीन क्या है, आनुवांशिक, है ना, आनुवांशिक की सबसे छोटी इकाई को जीन कहते हैं, ठीक है। आनुवांशिकी की सबसे छोटी की इकाई क्या है, जीन, यानी जेनेटिक्स जो है आनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। इसकी इस शब्द जीन की खोज सबसे पहले किया था एक वैज्ञानिक थे जॉनसन, जॉनसन ने किया था, ठीक है, सन 1909 ईस्वी में किया था जीन शब्द की उत्पत्ति, ठीक है। इसमें आते हैं, ठीक है, 3 लोग आते हैं, एक थे जो जिनका नाम है मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। नंबर 2 है, एक आते हैं ह्यूगो डी ब्रीज, ह्यूगो डी ब्रिज, ठीक है। और एक वैज्ञानिक और आते हैं एरिक, जिनका नाम है वान सार्मेट, ठीक है। तो इसके अंतर्गत संक्षिप्त इतिहास में 3 वैज्ञानिक आते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल है, ठीक है, और ह्यूगो डी ब्रीज है, एरिक वान सार्मेट है। ये 3 वैज्ञानिक के परिचय में संक्षिप्त इतिहास में 3 वैज्ञानिक आते हैं, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल जो डच वैज्ञानिक थे, ठीक है। उसके बाद में दूसरे वाले हैं ह्यूगो डी ब्रीज जो जर्मन वैज्ञानिक थे। उसके बाद में जो तीसरे हैं एरिक वान सार्मेट, ये ऑस्ट्रियाई पादप वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे जीवों की उत्पत्ति, तो ये हमारा क्या था, संक्षिप्त इतिहास, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे जीवों की उत्पत्ति का सिद्धांत। आइए देखते हैं जीवों की उत्पत्ति का सिद्धांत, ठीक है। तो इसमें एक सिद्धांत है स्वतः उद्भववाद, ठीक है, या कह सकते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है, यानी स्वतः उद्भववाद, स्वतः उद्भववाद, यानी इस सिद्धांत में बताया गया है कि जो जीव जंतु होते हैं, ठीक है, कि है ना, और तालाब या नदी में जो कीचड़ होता है, ठीक है, उससे क्या हो गए, स्वतः ही उत्पन्न हो गए, ठीक है, क्या हो गए, स्वतः ही उत्पन्न हो गए, ठीक है। तो इससे संबंधित कुछ और जो सिद्धांत दिए गए, आइए देखते हैं जीवों की उत्पत्ति का सिद्धांत, ठीक है, स्वतः उद्भववाद, ठीक है। इसके अंतर्गत एक सिद्धांत लगा है फ्रांसिस्को रेड्डी का प्रयोग, ठीक है।
इसमें क्या किया, इन्होंने क्या किया, एक जार लिया और जार में, ठीक है, मछली के कुछ टुकड़े लिए और उसको पहले से क्या कर दिया, उबाल दिया, ताकि जो उसके अंदर जो जीवित बैक्टीरिया है वो मर जाए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 2 जार लिया और दोनों जार में इस मछली के छोटे छोटे टुकड़ों को रख दिया, ठीक है। एक जार को क्या किया, खुला छोड़ दिया और एक जार को 5 मिनट पेपर से इसको ढक दिया, पूरा बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद में कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद इसमें क्या देखते हैं कि इसमें जो खुला जार, ओपन जार था, इसमें क्या हुआ, जो मक्खियां थी वे बैठ गई, ठीक है, और उनसे क्या हुआ, उनके लार्वा उत्पन्न हो गए, लार्वा से अंडे निकले, ठीक है। अब उसके बाद इसके विपरीत जो दूसरा वाला जार था जो 5 मिनट झिल्ली से बंद था, तो इसके अंदर न तो कोई मक्खियां गई और ना ही इसके अंतर्गत तो लार्वा निकले, ठीक है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि भाई जो बाहर की वायु जा रही है, ठीक है, उससे क्या होता है, स्वतः ही लार्वा नहीं बनते, यानी जिसके अंदर बाहर की वायु नहीं गई है, ठीक है, उसके अंदर लार्वा नहीं बने, ठीक है, अंडे नहीं दिए, ठीक है। जो ये खुला जार था उसके अंदर लार्वा बन गए और अंडे बन गए, ठीक है। इससे क्या होता है सिद्ध कि स्वतः जीवन की उत्पत्ति मांस से स्वतः ही जो है उत्पन्न नहीं होते हैं, ठीक है, लार्वा स्वतः उत्पन्न नहीं होते हैं, ठीक है। अब हमारी क्लास है ना, हमारी जो क्लास है यहीं पर मैं क्लास को वाइंड अप करता हूँ और अगली क्लास नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी वीडियो में, ठीक है, अगले क्लास के साथ। धन्यवाद।